Hello everyone. Today we study about DNA fingerprinting. DNA अंगुली छापन जिस विधि को आजकल खूब पॉपुलर हो रही है, जिसमें दो व्यक्तियों को पहचान को जानने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए वो यूज़ में ली जाती है। आपराधिक मामलों में ये यूज़ की जा रही है, काफ़ी पॉपुलर हो रही है। जैसे अपन जानते हैं कि फिंगरप्रिंट होता है, स्मार्टफोन में फिंगरप्रिंटिंग आता है। पहले लेफ्ट हैंड का थंब लगाते थे। आजकल ये ऑब्जर्व करने में आया है कि जो लेफ्ट हैंड थंब भी कुछ मनुष्य का सेम हो सकता है, उसके कुछ रिजल्ट सेम हो सकते हैं। लेकिन डीएनए फिंगरप्रिंटिंग जो मेथड काम में ली जाती है, इसमें इंडिविजुअल का सेम होना नामुमकिन के समान है। खूब ही मतलब इसको आइडेंटिफाई करने के लिए, किसी भी मनुष्य को, ह्यूमन्स बींग्स का पता लगाने के लिए कि इस मनुष्य ने ये आपराधिक कृत्य किया है या कुछ भी, उसका हम आइडेंटिफाई इजी वे में कर सकते हैं, जिसको डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। इसको 1985 में एलेक जेफरी नामक साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था। एलेक जेफरी यानी 1985 में। और इंडिया में सबसे पहले जिसको इसके बारे में बताया था लालजी नामक साइंटिस्ट ने। लालजी जो इंडियन डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का फादर, वो इज द फादर ऑफ द इंडियन डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इज लालजी। एंड जो नेशनल लेवल, इंटरनेशनल लेवल पर बात करें तो कौन आता है? एलेक जेफरी नामक साइंटिस्ट इज द फादर ऑफ द डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का दूसरा नाम क्या है? डीएनए प्रोफाइलिंग। यानी डीएनए की हम जो न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस है उसकी स्टडी की जाती है, उसी के बेसिस पर उसको आइडेंटिफाई किया जाता है कि ये जो डीएनए, पर्टिकुलर डीएनए इसी इंडिविजुअल का है। इससे कंफर्म हो जाता है, 100% कंफर्म होता है कि ये डीएनए उसी इंडिविजुअल का है, इसी ऑर्गेनिजम्स का है, उस ह्यूमन्स बींग्स का, पर्टिकुलर ह्यूमन्स बींग्स का है। तो ये एक डीएनए फिंगरप्रिंटिंग है। उसका सबसे पहले इसमें यूज, जो उसका बेसिस क्या है, किस बेसिस पर किया जाता है? कोई भी हम मैकेनिज्म्स, कोई भी साइंस में जो एक्सपेरिमेंट करते हैं, उस एक्सपेरिमेंट का बेसिस क्या होता है? उसी प्रकार डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का बेसिस क्या है? VNTR, वेरिएबल नंबर ऑफ द टैंडम रिपीट। वेरिएबल फुल फॉर्म क्या होगी? वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट, यानी VNTR, वेरिएबल नंबर ऑफ द टैंडम रिपीट। इसी बेसिस पर ही डीएनए फिंगरप्रिंट का मेन बेसिस है। ये जो क्या होती है, ये होती है डीएनए, जो टोटल डीएनए पाया जाता है, उस डीएनए में कुछ न्यूक्लियोटाइड्स का जो सीक्वेंसेज होती है वो क्या होती है? रिपीट, बहुत ज़्यादा मात्रा में उसकी रिपीटेड सीक्वेंसेस पाई जाती है। उसको हम क्या बोलते हैं? वेरिएबल नंबर ऑफ द टैंडम रिपीट। उसी बेसिस, अब इसको देखिए, ये स्पेसिफिक होती है पर्सन टू पर्सन। ये जो वेरिएबल नंबर टैंडम रिपीट होती है, एवरी इंडिविजुअल ह्यूमन्स बींग्स की स्पेसिफिक होती है। उस मनुष्य की अलग होगी, दूसरे की अलग होगी, तीसरे की अलग होगी, यानी इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल ह्यूमन्स बींग्स में क्या होगी? वेरीज करेगी। यानी VNTR, नॉन कोडिंग सीक्वेंस। ये क्या होती है? नॉन कोडिंग सीक्वेंस। देयर आर द नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस, यानी नॉट यूज इन द प्रोटीन सिंथेसिस। उसके द्वारा प्रोटीन का सिंथेसिस नहीं किया जा सकता। वो नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस होती है VNTR, जो स्पेसिफिक होती है पर्सन टू पर्सन। साइज इसकी होती है 0.1 to 20 KB। 0.1 KB से 20 KB तक ही ये साइज को मेजर करती है। इसको हम इजिली सेपरेट कर सकते हैं ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन के द्वारा फ्रॉम बल्क जीनोम। अब मुख्य बात आती है, बल्क जीनोम क्या होता है? टोटल नंबर ऑफ द ह्यूमन जीनोम फाउंड इन ए सेल्स। कितना जीनोम पाया जाता है उस सेल्स में? उस सेल्स में जो उस जीनोम्स को, उस सेल्स के जीनोम्स को, डीएनए को हम क्या बोलेंगे? बल्क जीनोम। उस बल्क जीनोम से उस VNTR को इजिली हम सेपरेट कर सकते हैं। किसके द्वारा? डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन। नाम से क्लियर है? डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन मीन्स डेंसिटी, जो भी उसका डेंसिटी पाई जाएगी दो डीएनए की, उसमें ग्रेडियंट होगा, एक की कम होगी, एक की ज़्यादा होगी। दिस मीन्स ग्रेडियंट। सेंट्रीफ्यूगेशन, किसी भी केमिकल्स को यदि बार बार घुमाया जाता है, उसमें वो जो भी ज़्यादा डेंसिटी होती है वो नीचे तली में, टेस्ट ट्यूब में बैठ जाता है, ठीक है, और ऊपर सेपरेंट में आ जाता है। तो उस मेथड्स को हम क्या बोलते हैं? डेंसिटी ग्रेडियंट। कहने का अर्थ है उस डीएनए जो बल्क जीनोम से उस रिपीटेड डीएनए को हम इजीली वे में किससे अलग कर सकते हैं?
डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन के द्वारा। ये जो डीएनए, इसमें आता है डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म, एक वर्ड हो रहा है डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म। एन इनहेरिटेबल म्यूटेशन इज ऑब्जर्व्ड इन पॉपुलेशन वेरिएबल एट जेनेटिक लेवल। सभी जानते हो कि मनुष्य में, ह्यूमन्स बींग्स में, ऑर्गेनिजम्स में म्यूटेशन होते हैं। यानी म्यूटेशन क्या होते हैं? सडन चेंज इन द डीएनए सीक्वेंसेस इज कॉल्ड म्यूटेशन एज ए रिप्रोडक्टिव लेवल। कोई भी मनुष्य की संरचना में, किसी भी जीन्स में, जीनी लेवल पर जो चेंजेज आ जाता है, वो चेंजेज जेनेटिक लेवल पर जा पाता है, रिप्रोडक्टिव लेवल पर, यानी आने वाले जनरेशन में वो चेंजेज आ पाता है या नहीं आ पाता है, उसको हम म्यूटेशन बोलते हैं। तो ये म्यूटेशन जो हो गया, ये डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म क्या हो गया? बहुरूपता हो गई डीएनए की। एन इनहेरिटेबल, यानी ऐसा इनहेरिटेबल करेक्ट म्यूटेशन जो पीढ़ी दर पीढ़ी जाने वाला है, जनरेशन टू जनरेशन उसका इनहेरिटेन होने वाला है। एन इनहेरिटेबल म्यूटेशन इज ऑब्जर्व इन पॉपुलेशन। ऐसा इनहेरिटेबल म्यूटेशन होना चाहिए जो ऑब्जर्व किया जा सकता है इन पॉपुलेशन में, यानी वेरिएबल एट जेनेटिक लेवल। वो क्या होता है? जिसे एवोल्यूशन भी होता है, यानी म्यूटेशन ऐसा होना चाहिए जो इनहेरिटेबल हो एट रिप्रोडक्टिव लेवल, यानी जनरेशन टू जनरेशन। किसी इंडिविजुअल में कोई भी म्यूटेशन आ गया तो नेक्स्ट जनरेशन में जाएगा, उसी पर डिपेंड करता है। तो उसी को हम क्या बोलते हैं? डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म। डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म क्या होगा? एन इनहेरिटेबल म्यूटेशन इज ऑब्जर्व इन पॉपुलेशन इज कॉल्ड डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म, यानी इनहेरिटेबल म्यूटेशन होना चाहिए जो वन जनरेशन से सेकंड जनरेशन में जाए, उसी को हम क्या बोलेंगे? डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म्स। नेक्स्ट इसमें देखो, दिस पॉलीमॉर्फिज्म इज हायर इन नॉन कोडिंग डीएनए सीक्वेंसेज। अब ये जो पॉलीमॉर्फिज्म होता है, आपको समझ में आ गया कि डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है? एन इनहेरिटेबल म्यूटेशन, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं? डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म। तो ये पॉलीमॉर्फिज्म है वो हाई होता है, किसमें होता है? नॉन कोडिंग सीक्वेंसेज। किसमें होता है? नॉन कोडिंग। और नॉन कोडिंग सीक्वेंसेज क्या होती है? VNTR, वेरिएबल नंबर ऑफ द टैंडेम रिपीट। यानी ये क्या होता है? डीएनए की ऐसी सीक्वेंसेज होती है जो नॉन कोडिंग होती है, और नॉन कोडिंग मीन्स किसी भी प्रोटीन का सिंथेसिस इन जीन्स के द्वारा नहीं किया जा सकता, यानी ट्रांसलेशन नहीं होता इस डीएनए सेगमेंट्स का। तो ये हाई होती है किसमें? नॉन कोडिंग में। क्या हाई होती है? डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म। डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म मीन्स इनहेरिटेबल म्यूटेशन ज़्यादा होता है। यही इसका ये जनरेशन आफ्टर जनरेशन कॉजेज पॉलीमॉर्फिज्म इफेक्ट इन रिप्रोडक्टिव एबिलिटी। क्लियर? समझ में आ? कहने का अर्थ है डीएनए जो फिंगरप्रिंटिंग है उसका बेसिस यही है कि जो वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट पाई जाती है, यानी नॉन कोडिंग सीक्वेंसेज जो एवरी इंडिविजुअल में अलग अलग होती है, वो उसमें यदि कोई म्यूटेशन आ जाता है, वो म्यूटेशन कैसा होना चाहिए? रिप्रोडक्टिव लेवल पर। वो डीएनए जो उस म्यूटेशन को जो रिप्रोडक्टिव लेवल पर पाया उसको हम डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म्स बोलते हैं। और डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म यदि यहाँ पर आ जाता है, उसको जनरेशन टू जनरेशन क्या करती है? वो इफेक्ट करती है रिप्रोडक्टिव एबिलिटी को। VNTR, वेरिएबल नंबर ऑफ द टैंडेम रिपीट, इज द मेन बेसिस ऑफ द डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का मुख्य आधार क्या है? वेरिएबल नंबर ऑफ द टैंडेम रिपीट। दीज आर द नॉन कोडिंग डीएनए सीक्वेंसेज which does not occur, which does not responsible for protein synthesis, यानी ट्रांसलेशन जिसके द्वारा नहीं किया जा सकता, वही डीएनए फिंगरप्रिंट का मुख्य बेसिस है, यानी VNTR। अब ये प्रोसेस कैसे की जाती है? सबसे पहले इसकी स्टेप पढ़ते हैं हम। एलेक्स जेफरी के द्वारा दी गई थी वो, और इंडिया में कौन है इसका? लालजी नामक ये लालजी साइंटिस्ट था जिसने इसको डिस्कवर, या जिसके बारे में इसको फादर कहते हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का। अब इसकी क्या क्या स्टेप हैं जो इसी डीएनए फिंगरप्रिंटर को मेथड्स में यूज की जाती हैं? स्टेप, सबसे पहला स्टेप आता है डेंसिटी ग्रेडियंट यूज करते हैं इसमें। सबसे इसको कहते हैं साउदर्न ब्लॉटिंग टेक्निक। साउदर्न ब्लॉटिंग टेक्निक भी नाम से भी इसको कहते हैं। स्टेप में सबसे पहले आइसोलेट डीएनए। कोई भी ह्यूमन सेल्स है, कौन सी ह्यूमन सेल्स हो सकती है? जैसे मान लो कहीं पर कोई अपराध हो गया, किसी ने किसी का मर्डर कर दिया, या किसी ने किसी के घर में कोई चोरी हो गई, दैट्स मीन्स वहाँ वो उस घटना स्थल पर गया। घटना स्थल पर जैसे जाता है तो उस जैसे किसी ने ग्लास को टच किया, दरवाजे के हैंडल को टच किया, या किसी के साथ उसने मारपीट की, तो जाने अनजाने में उसके बाल, हेयर्स,
या नेल्स या स्किन्स के टिश्यूज वहाँ पर रह जाते हैं, स्किन के टिश्यू वहाँ पर रह जाते हैं। उन स्किन के टिश्यूज दिस मीन सेल्स, उस सेल्स वो सेल्स कैसी हो सकती हैं, नेल्स हो सकती हैं, रूट हेयर हो सकती हैं, हेयर्स हो सकते हैं, ठीक है ना। कोई भी उस सेल्स को हम क्या करेंगे, उस सेल्स को हम ले लेंगे आइसोलेट डीएनए, उससे डीएनए को आइसोलेट करेंगे। वो मैंने मेथड्स उसमें यूज़ किए जाएंगे। सेल मेम्ब्रेन को डाइजेस्ट करेंगे, उसके बाद न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को डाइजेस्ट करेंगे, हिस्टोन प्रोटीन जो भी पाई जाती है डीएनए के साथ उसको डाइजेस्ट किया जाता है, आइसोलेटेड डीएनए। उसके बाद जो भी डीएनए हमें मिलता है, ये आवश्यक नहीं है, नेसेसरी नहीं है, जो डीएनए हमें मिला उस सेल्स में मान लो मिनिमम मात्रा में मिला, इसके द्वारा हमें आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं, उसमें डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को हम प्रोसीजर को पूरा नहीं कर पाते हैं, देन वी रिक्वायरमेंट मच, हमें बहुत अधिक मात्रा में वो डीएनए चाहिए। उसी के लिए हम क्या करते हैं, उसका एम्प्लीफिकेशन कहते हैं थ्रू पीसीआर, पॉलीमेरेज चेन रिएक्शन डिस्कवर्ड बाय कैरी मूलस। उस डीएनए जो भी स्मॉल अमाउंट में मिला है, स्मॉल अमाउंट कम मात्रा में उसको डीएनए का हमें मिला है, उस स्मॉल अमाउंट को हमें इतनी अमाउंट में बनाना है ताकि वो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग प्रोसीजर को संपूर्ण पूरा किया जा सके। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एम्प्लीफिकेशन करते हैं थ्रू पीसीआर, पॉलीमेरेज चेन रिएक्शन। दिस रिएक्शन इज, वो सेकेंडों में उसकी कई कॉपीज तैयार कर सकती है। यानी पीसीआर एक ऐसी टेक्निक होती है, कैरी मूलस के द्वारा डिस्कवर की गई थी, जो जेनेटिक इंजीनियरिंग में बहुत ही बड़ा एक मील का पत्थर साबित हुआ था पीसीआर, जिसके द्वारा डीएनए सेगमेंट जो कम अमाउंट में प्राप्त हुआ है। मान लो कहीं पर कोई भी अपराधी, कोई भी क्रिमिनल अपराध करने गया तो वहाँ पर जो डीएनए मिलता है उस सेल्स के अंदर, वो डीएनए स्मॉल अमाउंट में है, उससे हम आइडेंटिफाई नहीं करते, तो उसको बड़ा करना, उसके अमाउंट को बढ़ाना है, देन हम क्या करेंगे, एम्प्लीफिकेशन करेंगे, उसकी डीएनए की मात्रा को, क्वांटिटी को हम बढ़ाएंगे थ्रू पीसीआर। पीसीआर आपके सिलेबस में है पीसीआर, जिसमें डीएनए, उसमें थर्मस एक्वाटिस नामक बैक्टीरिया से जो डीएनए पॉलीमरेज प्राप्त डीएनए पॉलीमरेज यूज किया जाता है, जिसके द्वारा डीएनए की कई कॉपी तैयार की जाती है, थर्मस एक्वाटिस नामक बैक्टीरिया। एम्प्लीफिकेशन हो गया, उसके बाद उस डीएनए, हमें बहुत मात्रा में डीएनए बन गया, खूब डीएनए बन गया, उसको डाइजेस्ट किया जाएगा, पचाया जाएगा बाय रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, मोलिकुलर सीजर्स, आणविक एंजाइम जिसको हम कहते हैं, डाइजेस्ट बाय रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। यानी डीएनए को छोटे छोटे पीसीज में उसको ट्रीट किया जाएगा, टुकड़ों में बदला जाएगा, सेगमेंट में बदला जाएगा थ्रू रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। डीएनए को आइसोलेट किया, दैट उसके बाद उसका एम्प्लीफिकेशन किया पीसीआर के द्वारा, उसके बाद डाइजेस्ट किया रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के बाद, छोटे छोटे पीसीज बन गए। उसके बाद उसको ट्रीट करते हैं, ट्रीट विथ NaOH टू डीनेचर इनटू सिंगल स्ट्रैंड डीएनए। हम सभी जानते हैं कि डीएनए में डबल स्ट्रैंड पाए जाते हैं, 2 स्ट्रैंड होते हैं, एंटी पैरेलल होते हैं, 3' to 5' एंड 5' to 3'। दोनों डीएनए सेगमेंट में डबल हाइड्रोजन बॉन्ड, 2 न्यूक्लियोटाइड्स के मध्य, एडेनिन, थाइमिन एंड साइटोसिन एंड ग्वानिन के मध्य ट्रिपल बॉन्ड हाइड्रोजन बॉन्ड। उन बॉन्ड को तोड़ के डीएनए को क्या किया जाता है, सिंगल स्ट्रैंड बनाया जाता है थ्रू NaOH सॉल्यूशन। यानी NaOH क्या होता है, एल्केलाइन होता है, उस मीडियम के द्वारा डीएनए किस में कन्वर्ट हो जाता है, डबल स्ट्रैंड इनटू सिंगल स्ट्रैंड, एंड नेक्स्ट स्टेप में ट्रांसफर इनटू नाइट्रो सेलुलोज या नाइलॉन एंड वैक्यूम 80 डिग्री सेंटीग्रेड 3 to 5 आवर्स डीएनए फिक्स। उसके बाद हमें पता है कि डीएनए सिंगल स्ट्रैंड बन गया, सिंगल स्ट्रैंड डीएनए को ट्रांसफर किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप को फॉलो करेंगे, नाइट्रोसेलुलोज और नाइलॉन इनटू 80 डिग्री और वैक्यूम देंगे। वैक्यूम मीन्स कोई भी प्रकार की एयर उसमें उसको एयर नहीं दी जाएगी, यानी एयर से उसको फ्री किया जाएगा, एयर नहीं दी जाएगी, यानी किसी प्रकार का गैसेज उसको नहीं प्रदान की जाएगी। इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन, नाइट्रोजन जैसी गैसें होती हैं, तो वैक्यूम स्थिति निर्वात में उसको क्या किया जाएगा, ट्रांसफर किया जाएगा, जहाँ पर नाइट्रोसेलुलोज या नाइलॉन की मेम्ब्रेन रहेगी और 3 to 5 आवर्स 80 डिग्री सेंटीग्रेड रखा जाएगा, जिससे सिंगल स्ट्रैंड डीएनए है वो उस नाइट्रोसेलुलोज या नाइलॉन जो मेम्ब्रेन है उस पर फिक्स हो जाता है। जैसा होता है सिंगल स्ट्रैंड डीएनए वहाँ पर फिक्स हो गया। क्लियर, ये स्टेप हो गई कौन कौन सी, आइसोलेटेड डीएनए, एम्प्लीफिकेशन, डाइजेशन बाय रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, ट्रीट कर लिया NaOH के द्वारा डीएनए डबल स्ट्रैंड टू सिंगल स्ट्रैंड, एंड सिंगल स्ट्रैंड के बाद कहाँ चला गया, नाइट्रोसेलुलोज या नाइलॉन की मेम्ब्रेन पर फिक्स कर दिया हमने। नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे इसके बाद,
मेम्ब्रेन प्लेस इनटू द सॉल्यूशन, उस मेम्ब्रेन को हम उस सॉल्यूशन में प्लेस करेंगे जहां कंटेनिंग रेडियोएक्टिव लेबल्ड सिंगल स्ट्रैंड डीएनए प्रोब। अब जो मेम्ब्रेन जिस पर हमारा जो भी इंडिविजुअल जो भी क्रिमिनल है उस डीएनए को उस मेम्ब्रेन नाइट्रोसेलुलोज की जो मेम्ब्रेन है उस पर फिक्स किया गया है, उसको कहाँ ट्रांसप्लांट करेंगे? इन ए सॉल्यूशन कंटेनिंग रेडियोएक्टिव लेबल सिंगल स्ट्रैंड डीएनए प्रोब। अब हमें एक ऐसा डीएनए लेना है। अब देखो यहाँ तक हमने स्टेज पूरी कर ली, नाइट्रोसेलुलोज की डीएनए वो वहाँ पर फिक्स हो गया। अब हमें एक ऐसा डीएनए का पीस लेना है जिसके न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंसेज हमें ऑलरेडी पता है। उस न्यूक्लियोटाइड का नाउन डीएनए न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेज को हम क्या बोलते हैं? डीएनए प्रोब। नया नाम आया, न्यू नेम डीएनए प्रोब। व्हाट डू वी मीन बाय डीएनए प्रोब? नाउन सीक्वेंसेज ऑफ द डीएनए, यानी हमें ऑलरेडी पता है कि उस डीएनए में न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंसेज क्या है, उसको हम एक तरह से डीएनए प्रोब बोल देंगे। डीएनए प्रोब क्या होता है? नाउन डीएनए सीक्वेंसेस। कोई भी किसी प्रकार की सेल्स का हम ले सकते हैं जो हमारे लेबोरेटरीज में ऑलरेडी होता है, यानी डीएनए प्रोब जिसकी हमें डीएनए सीक्वेंसेस की स्ट्रक्चर या हमें पता है कि इसमें ये सीक्वेंसेस होती है। उस डीएनए प्रोब को जो हम लेबोरेटरी में ऑलरेडी हमारे पास है उसके साथ ही उसको रखेंगे। किसको? जो हम यहाँ पर नाइट्रोसेलुलोज की मेम्ब्रेन की झिल्ली के साथ जो फिक्स है, जो हम डीएनए का जिसका फिंगरप्रिंट कर रहे हैं, ठीक है। यानी मेम्ब्रेन प्लेस इनटू द सॉल्यूशन कंटेनिंग रेडियोएक्टिव लेबल प्रोब डीएनए सिंगल, वो भी सिंगल स्ट्रैंड होगा और जो हमारे पास एक्सपेरिमेंट में साथ आ रहा है वो भी सिंगल। दोनों को पास पास रखेंगे, क्लोज रखेंगे। सभी जानते हैं कि डीएनए क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट्री होता है। यानी प्रोब जो होता है, प्रोब के साथ क्या रखेंगे? सिंगल स्ट्रैंड डीएनए। देख लीजिए थोड़ा सा और, जो हमने डीएनए प्रोब यानी नाउन डीएनए सीक्वेंस है, उसके साथ हम क्या रखेंगे? जो भी डीएनए हमारे पास एक्सपेरिमेंट से यहाँ आया, नाइट्रोसेलुलोज की डीएनए सिंगल डीएनए स्ट्रैंड, जो भी डीएनए है, डीएनए वो भी सिंगल स्ट्रैंड है। किसका है? जो एक्सपेरिमेंट में हमारे साथ रख रखा है, जो हमारा साथ चल रहा है। ये नाउन डीएनए सीक्वेंसेस वाला डीएनए प्रोब, इसके साथ इसको हम साथ रखेंगे। इससे क्या हो जाएगा? डीएनए इसके साथ क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा। जो भी इसकी सीक्वेंसेज है, मान लीजिए इसकी एडेनिन प्रोब की थाइमिन, साइटोसिन, ग्वाइनोसिन, थाइमिन, एडेनिन, ग्वानिन, इस प्रकार की सीक्वेंस है, ये प्रोब है। यानी इसकी सीक्वेंसेज हमें ऑलरेडी पता है। अब यहाँ पर कौन सा न्यूक्लियोटाइड जुड़ जाएगा? जो एक्सपेरिमेंट के साथ चल कर रहा है, थाइमिन जुड़ेगा, यहाँ पर एडेनिन जुड़ेगा, यहाँ पर ग्वानिन, साइटोसिन, एडेनिन, थाइमिन, साइटोसिन। इसकी हमें सीक्वेंसेज हमें पता नहीं है, डॉटेड वाली। अब जो नहीं इसके साथ होता है ये इसके साथ फिक्स हो जाएगा और ये डीएनए क्या कहलाएगा? हाइब्रिड डीएनए, जिसमें एक डीएनए किसका है? उस क्रिमिनल का है, वो इसके साथ अटैच हो जाएगा। यानी जो सीक्वेंसेज है वो इसके साथ अटैच हो जाएगी, जो इसकी कंप्लीमेंट्री होगी। जो हमारी डीएनए प्रोब की जो कंप्लीमेंट्री होगी वो क्रिमिनल डीएनए के प्रोब के साथ जुड़ जाएगी, अटैच हो जाएगी, देन वी कॉल हाइब्रिड डीएनए, ठीक है। और जो नहीं जुड़ेगा वो ऐसे अलग हो जाए। प्रोब का जो भी सीक्वेंसेज है, मान लीजिए GCA, ये GCA नहीं जुड़ा क्योंकि इसके क्रिमिनल के जो डीएनए में ये था ही नहीं GCA, यानी GCA इसका था ग्वानिन, साइटोसिन, एडेनिन, तो इसके साथ क्या अटैच होता? CGT। तो CGT इसमें ऑलरेडी था ही नहीं। क्रिमिनल का जो डीएनए हमने लिया, जिसका हम डीएनए फिंगरप्रिंट तैयार कर रहे हैं, जो भी डीएनए, उसमें क्या था? डीएनए सीक्वेंसेस TAGCADC। तो ये इसके साथ अटैच हो गया, बाकी का बचता है वो बाद में देखते हैं। अब देखो, यानी नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन पर हमने इस डीएनए को फिक्स किया है। उसके बाद मेम्ब्रेन प्लेस इनटू द सॉल्यूशन कंटेनिंग रेडियोएक्टिव लेबल, वो रेडियोएक्टिव लेबल है किसी भी सिंगल स्ट्रैंड प्रोब एंड हाइब्रिड विथ डीएनए, उसके साथ जुड़ गया, हाइब्रिड हो गया, कंप्लीमेंट्री होता है। सिंगल डीएनए स्ट्रैंड क्या हो गया? डबल स्ट्रैंडेड हो गया। उसके बाद डीएनए बाइंड विथ प्रोब अकाउंट टू कंप्लीमेंट्री
एड, यानी जैसा कंप्लीमेंट्री डीएनए होगा प्रोब के अकॉर्डिंग वो उसके साथ अटैच हो जाएगा, हाइब्रिडाइज हो गया। उसके बाद फिल्टर पेपर वॉश टू रिमूव प्रोब। अब हम क्या करेंगे, फिल्टर पेपर को वॉश करेंगे, धोएंगे, ताकि वो भी जो रिमूव हो जाएगा, जो हमारा प्रोब है वो अलग हो जाएगा। एड, उसके बाद नेक्स्ट हाइब्रिड डीएनए एंड फोटोग्राफी, एक्सरे फोटोग्राफी, डार्क एंड लाइट बैंड। अब उसके बाद हमें जो डीएनए प्रोब है वो जैसे ही अलग हो जाएगा, अलग होने के बाद जो बचा हुआ होता है उसमें डार्क और लाइट बैंड जो भी बनते हैं उसको एक्सरे फोटोग्राफी के द्वारा उसका छापन किया जाता है, उसका फिंगर प्रिंटिंग तैयार की जाती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, ये जो डार्क और लाइट बैंड बनते हैं उनको हम क्या कहते हैं, डीएनए फिंगर प्रिंटिंग बोलते हैं। यानी डार्क और लाइट बैंड हमें प्राप्त होते हैं, दीज आर द डीएनए फिंगर प्रिंटिंग। क्लियर? डीएनए लिया किसी भी ऑर्गेनिज्म से, यानी जो भी क्रिमिनल है उसका डीएनए हमने सैंपल उठाया, गिलास के किसी ने हाथ लगाया, उस गिलास के पास उसका हेयर रह गया या स्किन रह गई, उस स्किन सेल्स को उठाया, उस सेल्स से हमें क्या करेंगे, उससे डीएनए निकालेंगे, आइसोलेट करेंगे। आइसोलेट करने के बाद स्मॉल अमाउंट में मिलता है वो डीएनए, जहाँ पर भी जो भी क्रिमिनल अपराध स्थल होता है वहाँ पर, उसके बाद उसका एम्प्लीफिकेशन करेंगे, उसकी क्वांटिटी को हम इंक्रीज करेंगे। क्वांटिटी को इंक्रीज करने के बाद उसको ड्यू नेचर करेंगे, यानी सिंगल स्ट्रैंड बनाएंगे बाय एनएच के द्वारा। डबल स्ट्रैंड डीएनए कन्वर्ट इनटू सिंगल, डबल था सिंगल हो गया, सिंगल स्ट्रैंड डीएनए। उसके बाद उसको वैक्यूम में 80 डिग्री सेंटीग्रेड सेल्सियस टेम्परेचर पर 3 to 5 आवर या 4 आवर्स के साथ रखेंगे, जिससे नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन पर उसको डीएनए सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए फिक्स हो जाएगा। वो डीएनए किसका है, क्रिमिनल का है। कितना फिक्स हो गया, 3 to सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए फिक्स इनटू नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन। उसके बाद जो भी फिंगरप्रिंटिंग हमारे पास ऑलरेडी लेबोरेटरी में क्या डीएनए प्रोब, उसके साथ उसको क्या करेंगे, हाइब्रिडाइज कराएंगे। वो रेडियोएक्टिव लेवल है, हाइब्रिडाइज करने से क्या होगा, नाउन डीएनए सीक्वेंसेस प्रोब है उस क्रिमिनल के डीएनए के साथ अटैच हो जाएगी, जो भी कंप्लीमेंट्री होगी, और कंप्लीमेंट्री होगा उसके साथ वो डीएनए जुड़ जाएगा, बाकी का बचा हुआ रिमूव कर लेंगे, वॉश कर लेंगे फिल्टर पेपर के थ्रू। अब उसके बाद हम उसको क्या करेंगे, एक्सरे फोटोग्राफी या उसकी फिल्म रेडियोएक्टिव जो भी है उसके एक्सरे फोटोग्राफी के द्वारा डार्क और लाइट बैंड हमें प्राप्त कर लेंगे। वो डार्क और लाइट बैंड हमें प्राप्त होते हैं, वो क्या होती है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। ये डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की विशेषता काफ़ी होती है, यानी एक मनुष्य का डीएनए फिंगरप्रिंट दूसरे मनुष्य से कभी नहीं मिल सकता, नॉट पॉसिबल। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इज इक्वल एनी अदर पर्सन, यानी एक पर्सन का दूसरे पर्सन से अलग ही होगा, यूनिक होता है, सेम नहीं हो सकता। यानी अंगुली छापन होता है वो अलग हो सकता है, लेकिन डीएनए फिंगरप्रिंटिंग हमेशा अलग अलग मिलेगा हर मनुष्य का। इसका यूजेज क्या है, जैसे कोई भी क्रिमिनल क्राइम हुआ उसके यूजेज जैसे हम बताते हैं, कोई भी क्राइम हुआ उस क्राइम में जैसे रेप, मर्डर हो गया, या कोई भी सामाजिक कृत्य हो गया जिसके द्वारा हम उस अपराधी का जो भी जहाँ पर घटना स्थल पर मिलता है उसकी सेल्स को उठाकर हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं सस्पेक्टेड कौन है, उस सस्पेक्टेड की लिस्ट में से उन दोनों का डीएनए हम मैच कर सकते हैं कि वास्तव में जो घटना स्थल पर जो डीएनए मिला है सेल से वो उस मनुष्य का सेम, इट मीन्स क्राइम किसके द्वारा किया गया, इस मनुष्य के द्वारा किया गया है। दूसरा इसमें क्या होता है, इसके द्वारा हम डीएनए की फिंगरप्रिंटिंग के द्वारा हम कोई भी जेनेटिक डिसऑर्डर है उसके बारे में पता लगा सकते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स के क्या क्रम है, क्या सीरियल नंबर है, यानी खूब बहुत सारे यूजेज हैं। और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एक काफ़ी विश्वसनीयता होती है इसकी, काफ़ी यानी जो भी रिजल्ट आएगा वो एकदम विश्वसनीय होगा, इसका कोई भी उसकी पॉसिबिलिटी नहीं रही होगी कि भाई ये रिजल्ट इसका कोई गलत हो सकता है। ये सारी बातें हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, यानी मोस्टली किस में यूज किया जाता है, क्रिमिनल को हमें पता लगाने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए डीएनए फिंगरप्रिंटिंग बहुत ही यूजफुल टेक्निक आई, एलेक जेफरी, डेवलप बाय एलेक जेफरी। ओके, बाय।